नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी के बड़बोले नेताओं के बयानों ने पार्टी के लिए खड़ी की मुश्किलें। अपनों से ही असहज हुई बीजेपी, 2027 की राह में चुनौतियों की भरमार। प्रदेश में सरकारी राशन विक्रेताओं के लिए नई व्यवस्था। ई पास मशीनों से मिलेगा राशन, सभी गोदामों पर लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक कांटे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाए सवाल। वक्फ संशोधन बिल को बताया बीजेपी के ध्रुवीकरण के एजेंडे का हिस्सा। और राजधानी देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। 3 साल में 10% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर होगी कार्रवाई। निजी स्कूलों पर चला जिलाधिकारी का चाबुक। 2027 की राह बीजेपी खुद के लिए जितना आसान मानकर चल रही थी, हाल के दिनों में पार्टी नेताओं द्वारा दिए गए बयान ने इसे उतना ही कठिन बना दिया है। अपनी ही सरकार पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान हो या फिर पहाड़ मैदान का मुद्दा, इन सब मामलों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी में सब ठीक ठाक है? देखिए रिपोर्ट। 2027 के लिए बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। पार्टी नेताओं के बयान ने 27 की राह की कठिन। कभी सांसद कभी संगठन के बयान से पार्टी असहज। क्या बीजेपी में सब ठीक ठाक है? लगता है कि बीजेपी का ये समय ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के नेता ही कुछ ऐसा बयान एक के बाद एक दे रहे हैं जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। 2027 की राह जिसे बीजेपी आसान मानकर चल रही थी, पार्टी नेताओं के बयान ने उस राह को और उतना ही कठिन कर दिया है। कभी सांसद का बयान तो कभी संगठन का बयान, जिसे डिफेंड करना पार्टी के लिए काफी मुश्किलों भरा हो गया है। अब हाल ही में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का अवैध खनन को लेकर दिया गया बयान अपनी ही सरकार पर अटैक के तौर पर देखा गया है। इसके बाद खनन सचिव पर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की अमर्यादित टिप्पणी ने और बवाल खड़ा कर दिया। इस मसले के बीच ही जब बीते दिन धामी सरकार ने नेताओं को दायित्व बांटे, तो उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के नजदीकियों को साइडलाइन कर दिया गया, जो ये बताता है कि सरकार अपने धुन में है और सांसद अपने। वहीं संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे महेंद्र भट्ट ने भी प्रेमचंद अग्रवाल के लिए डैमेज कंट्रोल करते करते खुद ही पार्टी को डेंट पहुंचा दिया। प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप बोलकर महेंद्र भट्ट बुरी तरह से फंसे, जिसे पार्टी डिफेंड भी नहीं कर पाई। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अधिकारियों के लिए दिए गए अमर्यादित बयान पर महेंद्र भट्ट ने सांसद महोदय को ही सीख दे डाली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से शुरू मामले ने बीजेपी को बुरी तरह से उलझा दिया है। पहाड़ी मैदानी के मसले पर बीजेपी फंसती दिखी। 27 की राह में ये मुद्दा रोड़ा बनता दिखा तो प्रेमचंद अग्रवाल पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस्तीफा तक ले लिया। लेकिन फिर भी बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हुई। कभी सांसद अलग बोल रहे हैं तो वहीं सरकार अपने धुन में काम कर रही है, तो वहीं संगठन को कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बीच विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का मौका मिल रहा है। हालांकि सीएम धामी के कामकाज की तारीफ तो दिल्ली से भी हो रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने सीएम धामी के नाम पत्र लिखकर उनके काम की सराहना की। लेकिन बीजेपी की बात करें तो फिलहाल पार्टी कठिनाइयों के दौर से गुजरते दिख रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश के किसी भी गांव में अब कम राशन सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सभी गोदाम पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगा दिए गए हैं और अब इससे तोलकर ही विक्रेताओं को राशन मिलेगा। साथ ही इसी महीने से प्रदेश के 2 जनपदों में नई ई पास मशीनों से राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके बाद मई से सभी 13 जिलों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। राशन डीलरों का ये कहना था कि हमारे जितने भी गोडाउन्स हैं उन गोडाउन में जो है धर्म काटना लगना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगनी चाहिए। और उसका उस निर्देश का भी उस बैठक में पालन किया गया। और आज जो हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बड़े बड़े गोडाउन्स में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो है वो बहुत जगह पर लग गई है और कुछ जगहों पर लगातार लगने की जो कार्रवाई है वो गतिमान है।
इसके साथ ही उनकी एक और महत्वपूर्ण मांग थी कि हमारे को जिस प्रकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत में हमारे जो राशन विक्रेता हैं उनको लगभग 180 रुपये प्रति कुंटल हम लाभांश के रूप में देते थे, लेकिन राज्यांश वाले जो हमारी SFI की योजना थी उसके राशन विक्रय करने पर कुंटल हम उन्हें 50 रुपये दिया करते थे, जो कि बहुत लाभांश का बहुत न्यूनतम राशि थी। उसको लेके भी विभाग के अधिकारियों को हमारे द्वारा निर्देश किया गया था और ये बताते हुए खुशी है कि यह भी प्रस्ताव शासन स्तर पर तैयार होकर आ गया है। बहुत जल्द जो है इसकी धनराशि भी 180 रुपये किए जाने के लिए विभाग ने अपना प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उत्तराखंड में सरकार ने नए मुख्य सचिव की तैनाती कर दी है। राज्य के सबसे सीनियर IAS आनंद वर्धन अब सूबे की ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस हैं। प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वाले आनंद वर्धन अपने सौम्य लेकिन काम के मसले में सख्त तेवर वाले अफसर माने जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आनंद वर्धन उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को लेकर बनी पुरानी धारणाओं को तोड़ पाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी हमेशा से चर्चाओं में रही है। देहरादून स्थित सचिवालय से लेकर जिलों में तैनात अफसरों तक कब चर्चा में आ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। खास तौर पर सचिवालय में तैनात IAS अफसरों और सरकार के मंत्रियों के साथ तालमेल पर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। कई बार मंत्री विधायक इस बात की दुहाई लेकर मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंचते हैं कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते। ब्यूरोक्रेसी को लेकर उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त में ऐसी धारणा पनपी है, इसमें दो राय नहीं है। हालांकि हाल ही में मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुई राधा रतूड़ी, तो उनके पहले SS संधू के कार्यकाल में ये शिकायतें दूर हुई, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। अब दारोमदार आनंद वर्धन पर है कि वो कैसे अपनी टीम को लेकर चलते हैं। ये तो हमारी जिम्मेवारी है ना। जैसे अभी आप ही लोगों ने पूछा कि नागरिक के लिए क्या करेंगे, तो ये समस्या का समाधान, सरलीकरण, निस्तारण, ये पूरी जो सरकारी व्यवस्था है उसकी जिम्मेवारी होती है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। डेफिनेटली देखिए, इसमें हम सब मिल करके काम करेंगे, जो कार्य संस्कृति को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार जो भी काम करती है वो आम नागरिक के हित के लिए होती है, तो उसमें जो भी आवश्यक होगा वो कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन अपने सौम्य व्यवहार लेकिन कामकाज को लेकर अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। मुद्दों पर मुखर रहने वाले आनंद वर्धन ने अपना पदभार संभालने के पहले दिन इस बात की गवाही दे दी। दरअसल अवैध खनन के मसले पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के जरिए सूबे के एक सीनियर IAS के लिए अमर्यादित शब्दों के प्रयोग पर आनंद वर्धन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिना लाग लपेट अपनी बात मीडिया के कैमरे के सामने रख दी। देखिए, ब्यूरोक्रेसी भी समाज का एक अंग होता है। समाज का सभी अंग एक दूसरे का आदर, सम्मान और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बनाए रखने की जिम्मेवारी समाज के सभी अंगों की है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है सही तरीके से। फिलहाल आनंद वर्धन के आने के बाद सचिवालय के गलियारों में नई हलचल है। फाइलों पर कुंडली मार कर बैठने वाली कार्यशैली निशाने पर है और टशन में रहने वाले भी परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि आनंद वर्धन के ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस बनने के बाद ऐसे अफसरों का आनंद जारी रहता है या फिर पर कतरने की भी परंपरा शुरू होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि जिसके लिए बिल लाया जा रहा है वही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल वक्फ की अवधारणा को कुचलने वाला बिल है। हरीश रावत ने कहा कि ये बिल भी बीजेपी के ध्रुवीकरण के एजेंडे का हिस्सा है। बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया गया। इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों के रेगुलेशन और मैनेजमेंट में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करना है। बिल हम तो उसका जिन बिंदुओं पर असहमति है विपक्ष की, हम उसका अपने पक्ष को रखेंगे और रख रहे होंगे वहाँ हमारे लोग जो है उन अपने पक्ष को। बल्कि हम चाहते थे कि चर्चा 12 घंटे हो, हम 12 घंटे हो, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि वास्तविकता क्या है। आप वक्फ बिल जिसके कल्याण के लिए ला रहे हैं वही विरोध कर रहे हैं। आप उनसे बात करिए ना। आप थोपते हैं ऐसे बिल, तो एक तरफ जब इतना बढ़िया बिल है
तो फिर उस बिल का विरोध क्यों हो रहा है? जिनके लिए बना रहे हैं उनका वो विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि इससे तो वक्फ की आत्मा ही समाप्त हो जाएगी। ये तो वक्फ की धारणा को कुचलने वाला बिल है। वहीं कांग्रेस ने मिलावटी कुट्टू के आटे की सख्त जांच करने की मांग की है। करण माहरा का कहना है कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और कुट्टू के आटे में ऐसी कौन सी चीज मिलाई गई थी जिसकी वजह से इतने लोग बीमार हो गए। जांच जरूर बैठनी चाहिए। क्या आखिर ऐसी क्या चीज़ मिली जिससे 300 से ज़्यादा लोग जो है बीमार पड़ गए, उनकी जान पे आफत आ गई। और खाद्य विभाग क्या रहा है, जो बीच बीच में इंस्पेक्टर्स जाते थे, चेकिंग होती थी इत्यादि होती थी, वो अब कम हो गया है। केवल एक फिक्स हो गया कि फल दुकान से इतना लेना है, उसके अलावा कहीं भी सही मायने में जो चेकिंग होनी चाहिए वो नहीं होती। केवल दिवाली में कुछ दिन ये दिखा देते हैं कि हमने नकली खोया पकड़ लिया, हमने ये पकड़ लिया। तमाम लोगों की शिकायतें रही, नकली तेल मिल रहा है, नकली घी आ रहा है, कई चीज़ें ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और कुट्टू के आटे में तो मेरे को लगता है कि गलती से कोई चीज़ मिल गई जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि कैसे ये घटना घटी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का प्रेशर झेल रहे अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी करने वाले स्कूलों पर अब जिला प्रशासन का डंडा चलेगा। अभिभावकों से मिल रही शिकायत के बाद देहरादून जिला प्रशासन एक्शन ले रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा, देहरादून जिला प्रशासन का चला डंडा। फीस बढ़ोतरी मामले में स्कूलों पर एक्शन, कार्रवाई के मूड में जिला प्रशासन। हर साल स्कूल खुलते ही अभिभावकों की टेंशन दोगुनी हो जाती है। एक तो फीस में बढ़ोतरी और दूसरा महंगी किताबें। इस बार भी देहरादून में नया सेशन शुरू हुआ तो अभिभावकों को बढ़ी फीस का पर्चा पकड़वा दिया गया, जिस पर पेरेंट्स ने आवाज उठाई। तब जिला प्रशासन एक्शन मोड में आया। अब प्राइवेट स्कूलों के पिछले 5 सालों के फीस स्ट्रक्चर की जांच की गई और निजी स्कूल संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि स्कूल फीस के लिए आरटीई एक्ट और प्रोविजन के अनुसार ही काम किया जाए। अभिभावक और बच्चों को किसी एक सुनिश्चित दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए भी बाध्य न किया जाए। एक्ट के हिसाब से स्कूल 3 साल में ज्यादा से ज्यादा 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकता। निजी स्कूल संचालकों को हिदायत देने के बाद भी यदि कहीं से मनमानी फीस बढ़ाने की शिकायत मिली तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी निजी स्कूल संचालकों को राज्य सरकार के नियमों और एनसीईआरटी की किताबों को लगाने सहित कई निर्देश दिए गए हैं। या फिर जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर वहाँ पर इनएप्रोप्रिएटली फी एनहांसमेंट्स किए जा रहे हैं, पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंक्रीजिंग फैसिलिटीज़, और स्पाइक्स की जा रही हैं फीस के वेरियस कंपोनेंट्स में, जो कि म्यूचुअली एग्रीवेबल नहीं है। सो जो हमारे प्रेवलेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं स्टेट के, प्रेवलेंट हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स के भी ऑर्डर्स हैं, उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाया जाएगा इन एनी मैनर। जो हमारा सिटीजन्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन टॉलरेट नहीं किया जाएगा। वहीं इस बार जिला प्रशासन ने किताबों की दुकानों पर भी शिकंजा कसा है। महंगे दामों में किताबों को लेने के लिए पेरेंट्स पर प्रेशर डाला जाता है, जिसे लेकर भी जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। रेड टीम्स के रिपोर्ट्स के पश्चात मल्टीपल इरेगुलरिटीज वर रिपोर्टेड। जीएसटी जो हमारे टैक्स इवेजन हैं उनके एविडेंसेस गैदर किए गए थे टीम्स द्वारा। जो कस्टमर्स पेरेंट्स हैं उनके बयान आए हैं इस दिशा में। और सेकेंडली फॉर्ज्ड ISBN नंबर्स एंड सम बुक्स वर फाउंड टू बी विदाउट ISBN और बार कोड। ओरिजिनल पब्लिशिंग हाउसेस को ट्रेसेबल नहीं है। थर्डली ओवर प्राइसिंग हो रही है। फोर्थली बिलिंग नहीं हो प्रोवाइड की जा रही है। तो ऑल दिस वायलेशंस एंड इरेगुलरिटीज कॉन्स्टिट्यूट सीरियस क्राइम्स अंडर BNS एज वेल एज GST लॉज एंड एक्ट्स। तो उसी के चलते आगे ये पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई अमल में लाई गई और ये प्रवर्तन कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी अनलेस बच्चों का पेरेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन बंद नहीं होता। जिला प्रशासन द्वारा इस बार स्कूलों और किताबों की दुकानों पर शिकंजा कसने की कोशिश जारी है, क्योंकि हर बार स्कूल संचालक और किताबों के दुकानदार अभिभावकों को लूटने का काम करते हैं। लेकिन अब जिस तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभिभावकों को राहत मिल सकती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
गदरपुर के खंड विकास अधिकारी सभागार में विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में एक अग्निशमन से संबंधित जन जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर अरविंद पांडे ने कहा कि गर्मी के सीजन में किसानों के खेतों में आग लगने की घटनाओं से काफी नुकसान होता है और इस बार इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए पहले से ही जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इस बैठक में वन अग्नि को लेकर भी कई सुझाव दिए गए। एक जन जागरूकता अभियान मैंने यहाँ के तहसीलदार को, एसडीएम को, बीडीओ को, इनको मैंने निर्देशित किया कि सभी जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों, चाहे स्वयं सहायता समूह वाले महिलाएं हों, चाहे आगे ब्लॉक से जुड़े हुए सेक्रेटरी हो गए, पंचायत सेक्रेटरी हो गए, पटवारी हो गए, छोटे लेवल के सभी कर्मचारी अधिकारी जिनसे बहुत बड़ा नुकसान बचाया जा सकता है, उनकी एक सामूहिक बैठक हमने बुलाई है ताकि इससे पके हुए गेहूँ के सीजन में किसी किसान के खेत में आगजनी ना हो, किसी का नुकसान ना हो। इस नाते एक जागरूकता अभियान के लिए बैठक बुलाई है। चंपावत में बीजेपी कार्यकर्ता श्याम नारायण पांडे को उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। दायित्व मिलने पर लोहाघाट में नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशी जताई, साथ ही जिम्मेदारी के लिए सीएम धामी का आभार जताया। तो पहले जो वर्तमान में प्रदेश सरकार ने और हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो दायित्व सौंपा है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र भी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी भी देनी चाहिए और जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है और काम करने वालों को उत्साह भी होता है। और जो जनपद चंपावत में श्याम नारायण पांडे जी को ये दायित्व मिला है, इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में वो पात्र थे। उत्तराखंड में जहां एक तरफ अवैध खनन के मसले पर सियासत गरमाती दिख रही है, तो वहीं बाजपुर से एक स्थानीय निवासी ने खनन माफियाओं के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर एसएसपी को अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में 4 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सुल्तानपुर पट्टी में बिना स्वीकृत खनन पट्टों के वाटर पंप लगाकर मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है, जिस संदर्भ में मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई होने पर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित को देखते हुए मशीनरी द्वारा वाटर पंप लगाकर अवैध खनन करने पर रोक लगा दी है। जिस बात को कांग्रेस लगातार उठा रही है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है, भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुहर लगाई है। जब सरकार के ही पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खनन माफिया बेलगाम है, अफसरशाही बेलगाम है, एक गठजोड़ हो चुका है माफियाओं का, अफसरशाही का, तो सरकार क्यों सोई हुई है? सरकार के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेती, कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ऐसे अधिकारियों को क्यों खनन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया गया है? खनन को बढ़ावा दे रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी? लालकुआं के मोटा हल्दू क्षेत्र में जमरानी नहर निर्माण के दौरान लोगों का विरोध यहां देखने को मिला। बता दें कि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के खनन को अंजाम दिया जा रहा है, उसे तुरंत रोका जाए और ऐसा ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि जमरानी परियोजना के तहत जयपुर खीमा गांव में नहर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें नहर से पुराना खनन सामग्री निकाली गई। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर खनन निकासी स्टॉक पर तत्काल रोक लगा दी है। हल्द्वानी के चौसला गांव में बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगातार खरीदी जा रही जमीन और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि चौसला गांव में 1 साल पहले डेमोग्राफिक चेंज होने और बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जमीन खरीदकर रजिस्ट्री किए जाने की शिकायत की गई थी, लेकिन आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लिहाजा पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि संबंधित मामले में जांच कर रिपोर्ट कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दी गई है। 40 आदमी उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी आता है, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन उतरता है।
10 आदमी हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश जाता है और 30 आदमी हल्द्वानी रहता है, जो पहाड़ भी चढ़ता है, जो क्षेत्र में भी जाता है और वहाँ भी जाता है। 3-3 महीने 6-6 महीने के अंदर उनके आखिर कैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड हो या आधार कार्ड हो बन जा रहे हैं, सोचनीय प्रश्न है। 32% डेमोग्राफी चेंज सिर्फ नैनीताल जिले की। चौसला में 19 परिवार हिंदुओं के हैं और 70 परिवारों ने पिछले 3-4 साल के अंदर जमीनें खरीद ली। 2024 में जब मैंने SDM हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी को शिकायत करी थी, मेरे पास आज भी एविडेंस है, वो शिकायत पे 30 रजिस्ट्रियाँ वहाँ पे हुई थी। 40 रजिस्ट्रियाँ 2024 फरवरी के बाद हुई हैं। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा भाई? मैंने इनसे 4 दिन पहले कहा है कि मैं आपसे सवाल के जवाब लेने आ रहा हूँ, तो इनने कहा मैं नियम के हिसाब से काम करता हूँ, जो मेरा नियम होगा उस हिसाब से काम करूँगा। देखिए, ग्राम चौसला में जो खरीद फरोख्त हो रही है, इसके संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय आयुक्त महोदय से मिले थे और एक ज्ञापन भी प्रेषित किया था। उसी का संज्ञान लेते हुए ग्राम चौसला का निरीक्षण तहसील की टीम से कराया गया और ये पाया गया कि वहाँ पे जो भूमिधरी भूमि है उसको कई बार विक्रय किया जा रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में विक्रय किया जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक रेरा के अंतर्गत रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित की गई है, क्योंकि ये प्राधिकरण से बाहर का क्षेत्र है, इस कारण इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रेरा को प्रेषित किया गया है। वहीं हरिद्वार जिले में भी कुट्टू के आटे से लोगों की तबियत बिगड़ने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले भर में सघन चेकिंग अभियान जारी है। जांच टीम ने थोक और रिटेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया और 3 कारोबारियों के यहां से कुट्टू के आटे के सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजे। काफ़ी लोग हमारे जिले में भी बीमार हुए थे, जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे खाद्य आयुक्त द्वारा निर्देश किया गया कि हर जगह पूरे जनपद में सघन अभियान चला जाएगा। उसी को देखते हुए आज हमने 3 टीमें बनाई थी। 3 टीमों में से एक टीम जिसमें मैं स्वयं नेतृत्व कर रहा था, हमारे साथ SDM साहब भी थे, तो ये भगवानपुर में गए। वहाँ पे हमने 3 सैंपल कुट्टू के आटे के लिए और लगभग 25 किलो कुट्टू का आटा हमने जब्त भी किया, उसको अपनी डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया में है। देहरादून नगर निगम का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म हो चुका है और नगर निगम के साल 2024 से 25 के वित्त वर्ष में 57 करोड़ से अधिक का राजस्व खाते में जमा हुआ है। नगर निगम का ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 3 करोड़ से अधिक का है। पिछले साल नगर निगम के खाते में 54 करोड़ रुपए भवन कर जमा हुआ था। वहीं जिन बकायेदारों ने टैक्स जमा नहीं किया, उनकी पेनल्टी के साथ बिल उन्हें भेजा जाएगा। कर के द्वारा नगर निगम की आय होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है और इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष लक्ष्य बनाया गया था कि लगभग 60 करोड़ तक का शुद्ध जमा कर लिया जाए और इसके सापेक्ष कई प्रकार से जन जागरूकता अभियान चलाते हुए, वार्डवार कैंप लगाते हुए और साथ ही साथ डिजिटल प्रयास करते हुए भी, जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो बकायेदार हैं उनको भवन कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो उसी क्रम में व्हाट्सएप की यदि बात करें तो उसी से लगभग 1 करोड़ तक की धनराशि हमें मात्र 1.5 महीने में प्राप्त हुई है और यदि पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें तो लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 57 करोड़ का कुल शुद्ध जमा और साथ ही अगर छूट की बात करें तो छूट मिलाते हुए लगभग 68 करोड़ का डिमांड जो होता है एनुअल रिकवरी पूरी की गई है। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स हमारे जो टैक्स कलेक्शन टीम है, हम उसको बधाई देते हैं एंड आई थिंक दे हैव डन एक्सीलेंट जॉब दिस। देहरादून के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मोती बाजार की एक दुकान से संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की है। आपको बता दें कि फिलहाल मौत की असल वजह पता नहीं चल पाई है। पुलिस दुकान के कर्मचारियों समेत आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। हमारा थाना कोतवाली नगर का जो मोती बाज़ार और प्रिसाइसली टमाटर वाली गली जो है, तो वहाँ पर एक शटर दुकान थी। तो जब उसका शटर जो है दुकान मालिक के द्वारा खोला गया तो उसको एक जो लड़का तकरीबन 21-22 साल का, जो कि कई दिनों से वहीं रह रहा था, वो किराए पे रहता था उनके यहाँ, तो उसको देखा कि एक जो टेबल है कि उसके ऊपर वो औंधे मुँह लेटा हुआ था। उसके द्वारा उसको हिलाया डुलाया गया, तो जब कोई हलचल नहीं तो उसके द्वारा फिर सूचना दी गई पुलिस को। पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया है उसमें और हमारी जो फील्ड यूनिट है वो भी उसमें लगा दी गई है, जो कि एविडेंस इकट्ठा कर रही है। और बाकी अभी तो थोड़ी डेथ जो उनके जो लग रहा है कि मृत्यु जो है, तो उसका जो असल कारण है अभी उसका जब पंचायतनामा और PM हो जाएगा तो उसके बाद ही वो जानकारी हो पाएगी।
अल्मोड़ा में राष्ट्रीय नीति संगठन ने कोसी नदी पर पुल का निर्माण, सड़क डामरीकरण समेत कई मांगों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल किया और मांग पूरी न होने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी। राष्ट्रीय नीति संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि सड़क पर डामरीकरण, कोसी नदी पर पुल का निर्माण करने और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से बने GIC खूंट विद्यालय में उचित व्यवस्थाएं न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान को लेकर गुहार लगाई जा रही है। देखिए, आज हमारा धरना 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के है। सबसे पहला जो हमारा गोविंद बल्लभ पंत जी की धरती है, खूंट ग्राम चाण सैनार रोंडाल में कोसी नदी पर अल्मोड़ा को जोड़ते एक रोड में पुल बनना है और सड़क 7 साल से कटी है, उसका डामरीकरण करना है। उस मुद्दे को लेकर के हमने पहले भी प्रेस वार्ता की थी और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी कहीं ना कहीं हमने इस बात को उजागर किया था। तो अभी तक सरकार ने इस बात पे कोई संज्ञान नहीं लिया, तो आज हमने एक दिवसीय धरने का ऐलान किया और आगे आने वाले समय में अगर सरकार अभी भी नीचे थी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी मांग है हमारी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC खूंट में बच्चों को पानी की व्यवस्था वहां पर नहीं है। हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि 3 साल बेमिसाल की बात की जा रही है, तो स्कूल में कम से कम पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी के बड़बोले नेताओं के बयानों ने पार्टी के लिए खड़ी की मुश्किलें, अपनों से ही असहज हुई बीजेपी, 2027 की राह में चुनौतियों की भरमार। प्रदेश में सरकारी राशन विक्रेताओं के लिए नई व्यवस्था, ई-पास मशीनों से मिलेगा राशन, सभी गोदामों पर लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक कांटे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूर्व CM हरीश रावत ने उठाए सवाल, वक्फ संशोधन बिल को बताया बीजेपी के ध्रुवीकरण के एजेंडे का हिस्सा। और राजधानी देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, 3 साल में 10% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर होगी कार्रवाई, निजी स्कूलों पर चला जिलाधिकारी का चाबुक।